पहले ही वो रिकॉर्डिंग। ओके, आज हम जो देखने वाले हैं कि किस तरीके से पार्टीशनिंग जो होती है, राइट, लाइनिक्स के अंदर जो पार्टीशंस होते हैं वो पार्टीशंस किस टाइप से होते हैं, राइट, और पार्टीशंस की क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, तो हमने लास्ट क्लास पे ये भी देखा हुआ था कि किस तरीके से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है वैसे लाइनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर डायरेक्टरीज कौन कौन सी होती हैं, राइट, जो हम लोगों ने ये देखा हुआ था। यदि मैं इस पे से लॉग इन करूं और हम यहाँ पर cd-/ कमांड फायर करें, ls करें, तो हमने इन सब का मीनिंग समझा हुआ था, राइट, कि आपकी कौन सी डायरेक्टरी कौन से कंटेंट को बेसिकली कंसिस्ट करने वाली है। स्लैश होम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्लैश रूट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, ओके, स्लैश रूट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओके, तो जब हम लोगों ने पार्टीशन किया हुआ था, राइट, जब हम पार्टीशन बेसिकली जब सिस्टम को हम इंस्टॉल कर रहे थे उस टाइम पर हमारे पास दो ऑप्शन थे जब हमने पार्टीशनिंग की हुई थी। ठीक है, जब हम पार्टीशन बेसिकली कर रहे थे उसके हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल थे कि फर्स्ट था कि हम ऑटोमेटिकली पार्टीशंस कर लें और सेकंड था कि हम कस्टम पार्टीशंस बेसिकली करें। ओके, ऑटोमेटिकली पार्टीशन था और एक था कि हम कस्टम कस्टम पार्टीशन बेसिकली क्रिएट करें। तो ऑटोमेटिकली में तो ऑटोमेटिकली पार्टीशंस क्रिएट हो जाएगा, मींस हमें कुछ भी करने की नीड नहीं रहेगी, राइट। जो भी पार्टीशंस, ओके, बेसिकली नीड होती है पार्टीशंस की, जैसे कि बूट के लिए मुझे कुछ स्पेस को एलोकेट करना पड़ेगा, होम के लिए मुझे कुछ स्पेस एलोकेट करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे ईटीसी के लिए कुछ स्पेस को एलोकेट करना पड़ेगा, वेर के लिए कुछ स्पेस एलोकेट करना पड़ेगा, तो वो ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाएगा। ओके, ऑटोमेटिकली एलोकेट हो जाएगा, हमें कुछ भी करने की नीड नहीं है। लेकिन जब भी हम कस्टम बेसिकली करते हैं तो कस्टम पे केस पे हमें सिलेक्ट करना होता है पार्टीशन, कि हमें पर्टिकुलर एक पार्टीशन को कितना साइज देना है। ओके, और कौन कौन से पार्टीशन क्रिएट करना मैंडेटरी, हम ये भी देखने वाले हैं। ओके, तो आप जब भी पार्टीशंस करोगे कस्टम पार्टीशंस, तो उसके अंदर सपोज आपके पास एक हार्ड डिस्क है। ओके, जो हार्ड डिस्क जो है सपोज आपकी वो, ओके, 100 GB की आपके पास हार्ड डिस्क है। ओके, 100 GB के पास हार्ड डिस्क है। इस 100 GB में से आपको पार्टीशंस करना है। तो आप सबसे जो फर्स्ट पार्टीशंस करें, कोई भी पार्टीशंस बेसिकली कर सकते हैं। तो जब पार्टीशंस करें तो आपने सपोज स्लैश, आप जब बूट पार्टीशंस करेंगे, राइट। ओके, तो आप एक स्लैश बूट पार्टीशंस कर सकते हैं। स्लैश बूट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास पे देखा हुआ था कि स्लैश बूट हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है, किस चीज रिस्पॉन्सिबल होता है कि स्लैश बूट के अंदर जो आपकी बूटिंग की आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बूट किस तरीके से करेगा, इसकी फाइल्स बेसिकली अवेलेबल होती हैं, राइट। कि जो ग्रब है, ग्रब की इंफॉर्मेशन आपकी बूट वाली इस फाइल पे अवेलेबल होती है। तो रेड हैट ये रिकमेंड करता है, लाइनक्स ये रिकमेंड करता है कि आप जब भी बूट का साइज आपको मिनिमम 200 MB असाइन करना होता है। ओके, 200 MB इसलिए क्योंकि कि जस्ट आपको बूटिंग रिलेटेड फाइल्स को ही बस वहां पे कंटेन करवानी है। ओके, जो भी आपकी बूटिंग की इंफॉर्मेशन है उसकी वही फाइल को जस्ट वहां पे कंटेन करवा दे। 200 MB स्पेस आप पे सफिशियंट स्पेस होता है। तो अब 200 MB स्पेस आपको एलोकेट करना होता है, किसके लिए एलोकेट करना होता है, जब भी आप स्लैश बूट पार्टीशन क्रिएट करते हैं। यदि हम सेकंड पार्टीशन की बात करें स्लैश, ओके, सपोज जो स्लैश पार्टीशन होता है, स्लैश मतलब स्लैश के अंदर ही जितनी डायरेक्टरीज हैं वो सब प्लेस करती हैं, राइट। तो आप आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्लैश का पार्टीशन बेसिकली अलॉट कर सकते हैं, राइट, कि आपको कौन कौन सी फाइल्स अपने ऑपरेटिंग सिस्टम्स पे रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आप स्लैश का पार्टीशन डिफाइन कर सकते हैं। स्लैश के बाद आपको जो डिफाइन करना होता है वो वेर का पार्टीशन डिफाइन करना होता है। स्लैश वेर जो डायरेक्टरीज होती है जिसमें जितने भी वेरिएबल्स फाइल्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन बेसिकली कंटेन करती है सारे वेरिएबल्स। ओके, वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन बेसिकली, और आप जो भी वेबसाइट होस्ट करेंगे, एफटीपी होस्ट करेंगे, तो उसकी जो डिफॉल्ट डायरेक्टरीज होती हैं वो भी वेर के अंदर होती हैं। तो आप डिपेंड कि आपको रिक्वायरमेंट कितनी है, आप कितनी साइज का एफटीपी सर्वर क्रिएट करना चाहते हैं, राइट, उसके अकॉर्डिंग आप इस वेर के साइज को डिफाइन कर सकते हैं। इट्स नॉट रिकमेंडेड, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको साइज दे सकते हैं। यदि आपके पास 100 GB है तो आप उसको डिवाइड कर दें जितनी आप पार्टीशंस करने वाले हैं। लेकिन बूट का पार्टीशन, स्लैश बूट का पार्टीशन ये रिकमेंडेड है कि आपको 200 MB आपको उसको पार्टीशंस देना ही होगा। ओके, और यदि आपके पास स्लैश, ओके, स्लैश उसके पास वेर है, स्लैश वेर हो गया, स्लैश यूएसआर है, तो आप यूएसआर पे भी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पार्टीशंस दे सकते हैं। और यूएसआर के अलावा हमें स्लैश होम को पार्टीशंस देना होता है।
तो स्लैश होम को भी मुझे जितने यूजर्स क्रिएट करना है उन यूजर्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि कि स्लैश होम की जो डायरेक्टरी है वो बेसिकली क्या करने वाली है, ओके, जितने भी आपके यूजर्स हैं, जो यूजर्स आप क्रिएट करोगे उसकी जो डिफॉल्ट होम डायरेक्टरी होगी वो स्लैश होम पर होगी। और एक हमको स्लैश स्वैप क्रिएट करना होता है। स्लैश स्वैप, नॉट स्लैश, ये स्लैश नहीं होता है, ओनली स्वैप होती है। हमें एक स्वैप डिस्क बेसिकली क्रिएट करनी होती है। तो स्वैप रिस्पॉन्सिबल होती है कि आप कि पीसी पे जितनी रैम आप एलोकेट करते हैं, राइट, आप जितनी भी रैम एलोकेट करते हैं उससे डुअल स्पेस आपको स्वैप को एलोकेट करना होता है, जो कि आपकी सिस्टम की प्रोसेस को इंक्रीज करता है। इन केस आपके सिस्टम पे सपोज 2 GB रैम आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एलोकेट की है और 2 GB रैम किसी भी वर्क पर एंगेज हो जाती है, राइट, वो कोई भी टास्क परफॉर्म करने स्टार्ट कर देती है, राइट, आपने सपोज मल्टीपल विंडोज ओपन किए हुए हैं तो वो 2 GB रैम किसी को एलोकेट हो गई, तो उस वाले केस में आपकी जो हार्ड डिस्क है आप उसको एज अ रैम वर्क लिनक्स पे करवा सकते हैं। तो उसके लिए आपको स्वैप स्पेस को एलोकेट करना होता है, ठीक है। तो आपकी ट्विस्ट द रैम बेसिकली होता है, आप जितना भी रैम का स्पेस देंगे उसका आप डुअल स्पेस स्वैप स्वैप मेमोरी को देते हैं। जितना भी आप, ओके, जितना भी आपने सपोज 4 GB रैम ली है, ठीक है, आपने 4 GB रैम ली है, आपने जो रैम यूज की सपोज 2 GB हम लोगों ने यूज की थी, तो आप जो स्वैप का स्पेस देंगे वो आप 4 GB का देंगे, ओके। तो ये आपके लिए रिकमेंडेड है कि भी स्वैप क्रिएट करें तो स्वैप को आपको हमेशा जितनी आपने आपके पीसी पर रैम है उसका डुअल स्पेस आपको स्वैप पे देना है। स्लैश बूट भी आपका रिकमेंडेड है कि आपको 200 MB स्पेस उसको एलोकेट करना है मिनिमम, और बाकी सब ये वेरी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, ओके। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ये सब वेरी कर सकते हैं, लेकिन आपका जो बूट है और स्वैप है इसका पार्टीशन सेम होगा। अब क्या होता है कि यदि हम सपोज ये पार्टीशन क्रिएट ना करें और हमारे एक ही सिस्टम के अंदर, मतलब एक ही हार्ड डिस्क के अंदर बिना पार्टीशंस के मैं स्लैश के अंदर ही सारी फाइल को स्टोर कर दूं, हम यहाँ पे पार्टीशंस नहीं कर रहे, जस्ट स्वैप के लिए यहाँ पर एक पार्टीशंस हो गया, और अपार्ट फ्रॉम स्वैप जितनी भी डायरेक्टरी थी सपोज स्लैश बूट वेर यूएसआर होम, ये सब एक ही डायरेक्टरी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है। वहां पे हम लोगों ने नॉट एक ही हार्ड डिस्क के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, ओके। यहाँ से यहाँ तक के सारे पार्टीशंस अवेलेबल हैं, तो उस केस पे क्या होगा, ओके, यहाँ पर गाइस एक एमबीआर भी होता है, राइट, मास्टर बूट रिकॉर्ड भी होता है, यहाँ पर एमबीआर होता है, ठीक है। और यहाँ भी सेम होगा आपका, यहाँ पे मैं एमबीआर मान ले रहा, और यहाँ पे हम लोगों ने स्वैप दिया हुआ है सपोज, राइट, यहाँ पे हमने स्वैप स्पेस एलोकेट किया हुआ है, यहाँ स्वैप स्पेस है, ओके। तो अब यदि मैंने जितना भी मेरे पास पार्टीशन थे मैंने एक ही पार्टीशन क्रिएट कर दिया, ओनली स्लैश के अंदर ही सारी डायरेक्टरी को यहाँ पर प्लेस कर दिया, मतलब अब मेरे पास इसके अंदर स्लैश भी है, ओके, स्लैश के बाद बूट भी यहाँ यही अवेलेबल है, बूट के बाद वेर भी यहाँ पे अवेलेबल है, ओके। और जितनी भी हमारे पास डायरेक्टरीज हैं सपोज स्लैश होम भी मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है, स्लैश यूएसआर भी मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है। तो इस केस पे क्या होगा, हमें जैसे कि पता है कि जो स्लैश बूट की फाइल होती है वो सेंसिटिव होती है। यदि उस वाली फाइल पर एक कोई फाइल मिस हो जाती है, एक फाइल करप्ट हो जाती है, तो उस वाले केस पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बूट नहीं होगा, ओके, वो डिफॉल्ट बूट नहीं होगा, क्योंकि कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से बूट होना है उसकी जो फाइल्स अवेलेबल है वो स्लैश, ओके, बूट के अंदर है। और हम ऑटोमेटिकली इस तरीके से पार्टीशंस कर देते हैं, ऑटोमेटिकली हम लोगों ने सिलेक्ट कर दिया और पार्टीशंस कर दिया। और सपोज आपकी जो हार्ड डिस्क था उसका स्पेस, ओके, ओके, आपने होम था, ओके, सपोज होम को अभी कितना एलोकेट है, होम को सपोज अभी एलोकेट है, ओके, 10 GB एलोकेट है। जब इसका स्पेस फुल हो जाएगा, इसका स्पेस पूरा फिल हो जाएगा, तो ये ऑटोमेटिकली दूसरे सपोज स्लैश वी, ओके, यूएसआर का स्पेस को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा, राइट। तो ऐसा कुछ केस आ सकता है कि आपकी जब हार्ड डिस्क पूरी फुल हो जाए, ओके, तो उस वाले केस में आपकी जो स्लैश बूट की फाइल है वो करप्ट हो जाए, ओके, ऐसी पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, क्योंकि कि आप एक ही डायरेक्टरीज में सारी फाइल्स को इस तरीके से कंसिस्ट करवाने वाले हैं। तो लाइनेक्स ये रिकमेंड करता है कि जब भी आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करें, कोई भी लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, सपोज आप काली भी इंस्टॉल, उबंटू भी इंस्टॉल करते हैं, या तो आप रेड हैट भी इंस्टॉल करते हैं, तो आप उसमें पार्टीशनिंग करें, और पार्टीशनिंग के केस पर आप बूट का पार्टीशन 200 MB और जो आपके स्वैप का पार्टीशन है वो डुअल ऑफ रैम रखें। आप बाकी जितने भी पार्टीशंस हैं आप उसको आपके हार्ड डिस्क के अकॉर्डिंग वेरी बेसिकली कर सकते हैं, ओके।
तो ये होता है पार्टीशनिंग स्कीमा। आप इस तरीके से पार्टीशनिंग कर सकते हैं। आप नेक्स्ट टाइम आप जब भी ओएस को इंस्टॉल करेंगे उस वाले केस पे। हाँ निखिल, जैसा आपने हैंड रेस किया हुआ है, अनम्यूट पे क्या बोल सकते हैं, नॉट एन इश्यू। स्लैश तो अपना पेरेंट ड्राइव हो गया ना। हाँ स्लैश हमारा मैन ड्राइव हो गया, स्लैश जो था स्लैश के अंदर ही यूएसआर एचई या जो भी अपना वेयर करके जितने भी फोल्डर्स है तो सब स्लैश के सेपरेट अंदर ही है। आएंगे। हाँ ये स्लैश के अंदर ही आएंगे, लेकिन आप इन्हें सबको सेपरेट सेपरेट स्पेस को एलोकेट कर सकते हैं। आपके पास यदि कोई भी हार्ड डिस्क है उसमें से आप ओके सेपरेट सेपरेट स्पेस को एलोकेट कर सकते हैं। वैसे आप रेड हैट ये भी आपको रिकमेंड करता है, सपोज आपके पास लिमिटेड स्पेस है तो आप स्लैश के अंदर मिनिमम 8000 MB आप करें। ओके क्योंकि कि जब भी आप पार्टीशन सेट करते हैं इस वाली हार्ड डिस्क में, तो आप कस्टम पे वहां पे क्लिक करेंगे तो आपको पार्टीशन किस पे देना होता है, आपको पार्टीशन एमबी पे देना होता है, मतलब साइज एमबी पे देना होता है। तो यूएसआर पे रिकमेंड किया जाता है कि आप 10,000 MB मिनिमम दें। ओके इतना आपका रिकमेंडेड साइज है। ओके और बाकी ये वेरी कर सकता है आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसको भी आपको 10,000 ये आपको रिकमेंड किया जाता है। ओके एमबी। उसके बाद स्लैश होम जो है इसको भी जो 10,000 है ये रिकमेंड एमबी रिकमेंड किया जाता है। और बाकी जो मैंने बोला कि इस बूट का 200 और स्वैप का 12 ऑफ रैम। सर तो कल जो अपन ने सारे फोल्डर्स के लिए बात करी थी कि क्या फोल्डर में क्या किस तरह का डेटा होता है, तो इन जी फोल्डर्स के जी। अलावा तो स्लैश में कोई अलग से डेटा नहीं होता ना। नहीं नहीं, इन फोल्डर्स के अलावा भी डेटा होते हैं। ओके लेकिन वो लाइट वेट आपकी फाइल्स होंगी। यदि मैं बात करूं सपोज होम की, तो होम के अंदर क्या होगा, सपोज मैंने 10 यूजर क्रिएट किए हैं तो 10 यूजर का डाउनलोड, डेस्कटॉप, म्यूजिक, ओके ये सब डायरेक्टरीज अवेलेबल है। तो क्या हो सकता है कि वो यूजर ने सपोज डाउनलोड कर लिया तो उसका स्पेस ही डिस्क ही फुल हो गई, राइट। तो वो क्या होगा, जब उसका होम डायरेक्टरी का जो स्पेस है वो फिल हो जाएगा तो वो सेकंड का स्पेस को कंज्यूम करना स्टार्ट कर देगा, मतलब इसके पास ज्यादा था तो उसने इसको उसका स्पेस उसने लेना स्टार्ट कर दिया, राइट। क्योंकि शेयर डायरेक्टरी है, शेयर है। वहां पे ऐसा नहीं है कि ओनली मेरा मेरा ही बस पार्टीशन है, शेयर्ड है। शेयर्ड है, सबके लिए शेयर्ड है, राइट। अब मैं क्या करूंगा तो यदि मेरे स्लैश पास के अगर लिए, कभी हम्म, सर स्लैश के लिए और स्वाइप स्वैप के लिए अपने को अलग से ड्राइव बनानी होती है, तो बाकी के जितने भी फोल्डर्स हैं उनको अपन दूसरे ड्राइव में रख सकते हैं, ऐसा कुछ है क्या इसमें। नहीं ये ड्राइव नहीं है बेसिकली, राइट। आप देखें यहाँ पे मेरे पास जो पार्टीशनिंग स्कीमा, यदि मैं आपको एक बार ऐसा है नोट ओके, यदि ये मैंने किया हुआ, राइट, एलएस मैंने कमांड फायर की तो स्लैश के अंदर ये सब डायरेक्टरीज मेरे पास अवेलेबल है, स्लैश के अंदर है। जैसे कि एक और मैं जो एग्जांपल यदि आपको दूं लाइक दिस, अब विंडो के अंदर सपोज मैं ओके यहाँ पे ज़्यादा ओके इस डिस्क पे, तो अब मेरे पास जो सी ड्राइव हुई, सी ड्राइव को मैं स्लैश मान ले रहा, राइट। और ये सारे फोल्डर्स मेरे पास है, विंडोज है, यूएसआर है, यूजर है। ओके उसके बाद मेरे पास प्रोग्राम फाइल्स हैं। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं इनको स्पेस एलोकेट करूँ। मैं स्लैश को तो कर ही दूं स्पेस, मतलब सी को तो एलोकेट करूंगा ही करूंगा, लेकिन सी के अंदर जो मैं डायरेक्टरीज क्रिएट करने वाला हूँ मैं इनको भी स्पेस को एलोकेट करूँ। मुझे सपोज यूजर को स्पेस एलोकेट करना है कि पर्टिकुलर यूजर कितना स्पेस इसके पास कितना स्पेस होगा, कितने स्पेस को यूज कर पाएगा, तो हम इसको स्पेसिफाई कर दें। हम विंडोज जो हमारे पास डायरेक्टरी क्रिएट होने वाली है उस पर कितना स्पेस यूज होने वाला है हम उसको एलोकेट कर दें। तो सेम चीज हमने यहाँ भी की हुई है कि जो मेरे पास ओके हम स्लैश को कर देंगे, तो स्लैश को जब मैं स्पेस एलोकेट करूंगा तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने ओनली 1 2 3 और 4 4 डायरेक्टरी को ही बस स्पेस एलोकेट किया है, जबकि मेरे पास यहाँ नंबर ऑफ डायरेक्टरीज काफी सारी हैं। ओके यहाँ पे भी है, सिस भी है, एस बिन भी, हमने इनको एलोकेट किया। तो इनको वो डिफॉल्ट एलोकेट कहाँ से हो जाएगा, इनको वो डिफॉल्ट एलोकेट स्लैश से हो जाएगा। और बाकी के लिए हम लोगों ने स्पेस को एलोकेट कर दिया है। ओके मैंने एलोकेट नहीं किया है उन वो स्लैश का स्पेस यूज करेंगे, और जिनको हमने स्पेस एलोकेट कर दिया है वो जो प्रीडिफाइंड स्पेस है उसको बेसिकली यूज करेंगे। जैसे कि रेड हैट क्या करता है कि बॉडी डिफॉल्ट जो उसका रिकमेंडेड पार्टीशन है वो कर देता है। जैसे कि मैं आपको एफ डिस्क हाइफन एल कमांड चला के दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखेंगे ओके ये सारे पार्टीशंस देखो, यहाँ पे रूट का पार्टीशंस अवेलेबल है कि मेरे पास ओके 4.9 GB का पार्टीशंस क्रिएट है, स्वैप का पार्टीशंस है, होम का पार्टीशंस है, वेयर का पार्टीशंस है। ये इसने ऑटोमेटिकली पार्टीशंस क्रिएट कर लिया है। जैसे कि मैं इसको 20 GB स्पेस को एलोकेट किया था तो उसने इतना इसका मिनिमम पार्टीशंस बेसिकली इसने क्रिएट कर लिया है।
स्वैप भी क्रिएट कर लिया है। ओके, यहाँ पे इसने रूट भी क्रिएट किया हुआ था, स्वैप भी, और ये सारे पार्टीशन इसने बेसिकली क्रिएट कर लिए हैं। ओके, समथिंग गेटिंग? ओके, यस। स्वैप स्वैप का कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता सकते हैं सर? हाँ, स्वैप का कॉन्सेप्ट आपका लाइक रैम यूज करता है, राइट। यदि मैं यहाँ पे आपको ऐसा फ्री करके दिखाऊं, राइट, और फ्री हाइफन एम दिखाऊं, तो ये स्वैप का स्पेस है। आप यहाँ पे जो स्पेस देख रहे हैं, ये स्वैप का स्पेस है, ठीक है। तो स्वैप आपकी एज अ रैम यूज करती है, सिस्टम के परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए स्वैप आपकी बेसिकली यूज होती है, राइट। तो स्वैप बेसिकली कोई पार्टीशन नहीं है, स्वैप एक अलग से डिस्क, मतलब आपकी जो हार्ड डिस्क है, आप उसको चाहते हैं कि वो एज अ आपकी रैम वर्क करे, एज अ रैम के जैसे वर्क करे, राइट। कि मतलब जब भी मेरी 2 GB रैम किसी प्रोग्राम के साथ एंगेज हो जाएगा, उस वाले केस में आपका स्वैप स्पेस बेसिकली वर्क करे। तो मैं फ्री हाइफन एम से हमारे स्वैप का साइज भी यहाँ से देख सकता हूँ। ओके, इसमें फ्री टाइप करूंगा तो मुझे केबी पे दिखाएगा, यहाँ पर एम करूंगा एमबी पे दिखाएगा, और यदि मैं जी करूंगा तो मुझे जीबी पे दिखाएगा। तो हमारे पास 3 GB समथिंग एमबी का साइज अवेलेबल है, जो कि स्वैप का है। जैसे कि जब हम ओएस को इंस्टॉल कर रहे थे, उस वाले केस में 2 GB के अराउंड इसको स्पेस को एलोकेट किया हुआ था, तो उसने ऑटोमेटिकली 2 GB के ओके 4 GB के अराउंड ओके स्पेस को स्वैप को एलोकेट कर दिया, जैसे कि ये डुअल ऑफ आपका रैम होता है। ओके, ओके गाइस, ओके, ओके निखिल दुबे, राइट। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। ओके, ठीक है। जस्ट पार्टीशनिंग स्कीम है कि हम इस तरीके से बेसिकली पार्टीशंस कर सकते हैं। यदि आप नहीं भी करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली एलोकेट करवा देता है, डिपेंड ऑन कि आप लाइनिक्स कौन सा यूज कर रहे हैं। लेकिन ये रिकमेंडेड है कि आप इस तरीके से पार्टीशंस बेसिकली कर सकते हैं। तो जब भी आप पार्टीशंस करें तो इस केस में आप ध्यान रखें कि आपके पास 2 वे हैं, एक ऑटोमेटिकली, सेकंड कस्टम है। अब 2 में से एक मेथड्स यूज कर सकते हैं पार्टीशंस को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब हम आज हम बेसिकली हम लोग ये सीखेंगे भी, राइट। अब ये जो आगे की फर्दर क्लासेस हैं कि स्वैप को किस तरीके से इंक्रीज करना है, स्वैप कैसे और क्रिएट करना है, स्वैप का साइज बढ़ाना कैसे, स्वैप का साइज घटाना कैसे, हम वो सब चीजें भी देखने वाले हैं आगे फर्दर क्लासेस में। हम डिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे उस केस पे। ओके, हम ये फिर से देखेंगे कि क्रिएट कैसे कैसे करना है स्वैप। ओके, तो अब हम चलते हैं बेसिक कमांड कि हम जितने भी कमांड्स होती हैं उन कमांड को किस तरीके से यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं ls कमांड मैंने फाइल की, तो ls में जितने भी मेरे पास लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज अवेलेबल हैं, लिस्ट ऑफ फाइल्स हैं, उन सबको डिस्प्ले करना उसने स्टार्ट कर दिया। यदि मैं ls-l यहाँ पर प्रेस करता हूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि मेरे पास ये सारी फाइल मुझे डिस्प्ले करना स्टार्ट कर दिया। ओके, मतलब एल मतलब कि लॉन्ग लिस्ट मुझे डिस्प्ले करना इसने स्टार्ट किया हो, लॉन्ग लिस्ट मुझे डिस्प्ले किया हुआ है। जैसे कि यदि हम इसका मीनिंग समझें कि इन सब का मीनिंग क्या है, जैसे कि यहाँ पर एल लिखाना हुआ है, ओके, यहाँ पे आपके पास डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ भी एल है। ओके, तो यदि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो इसका मीनिंग बेसिकली ये है, ओके, इसका मीनिंग ये है कि आपका सबसे पहले जो स्टार्टिंग पे डी है, ये आपके फाइल को टाइप को दिखाता है। डी फॉर फाइल का टाइप, डी मतलब डायरेक्टरी आपकी फाइल है। ओके, और उसके बाद ये परमिशंस है, यहाँ से लेके इस आर से लेके इस एक्स तक जो हमें दिख रहा है ये परमिशंस है। और ये परमिशंस के बाद जो डॉट दिख रहा है एडवांस परमिशन है। ओके, एडवांस परमिशंस के बाद ओके इसके जो हमारे पास 5 है, मतलब इस फाइल के अंदर कितनी फाइल्स बेसिकली अवेलेबल हैं, ये हमें बेसिकली डिस्प्ले करता है कि पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर इससे कितनी लिंक फाइल बेसिकली अवेलेबल है। ओके, उसके बाद इसका यूजर कौन है, और यूजर के बाद इसका ग्रुप कौन है। तो इसका रूट ही यूजर है इस डायरेक्टरी का, और रूट ही ग्रुप है। इसका साइज कितना है, ये कब क्रिएट हुआ था, वो मुझे डेट और टाइम इस तरीके से डिस्प्ले करता है। तो यदि जैसे कि मुझे यहाँ पे ये लिंक वाली फाइल है, जिस तरीके से विंडोज पे शॉर्टकट फाइल होती है, शॉर्टकट, ओके, शॉर्टकट फाइल होती है, सिमिलर ये मेरे पास शॉर्टकट फाइल है। यदि हम ये समझें कि कितने टाइप की फाइल्स लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर होती हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे ओके कितने टाइप की फाइल्स होती हैं। तो मैं यहाँ पर आपको इस तरीके से बता रहा है कि फाइल कितने टाइप की होती है। ओके, फाइल टाइप, लाइनक्स में फाइल कितने टाइप्स की हमारे पास होती है, मतलब जैसे टेक्स्ट फाइल होती है, राइट। तो इस तरीके से कितनी टाइप की फाइल लाइनक्स के अंदर होती है। पहले तो होती है नॉर्मल फाइल होती है, ओके, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लैश से। ओके, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्लैश से। यदि मुझे कहीं ओके कोई नॉर्मल फाइल दिखती तो वहाँ मुझे स्लैश दिखेगा। ओके, जैसे कि यहाँ मेरे पास कोई फाइल नहीं है, मैं एक फाइल क्रिएट कर रहा, टच कमांड से फाइल क्रिएट कर रहा।
ओके, माई फाइल नाम की मैंने एक फाइल क्रिएट की, टच कमांड से फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं। किया तो अब जो मैंने फाइल क्रिएट की थी गाइस, राइट, ये फाइल क्रिएट की थी, तो आप यहाँ पे देखेंगे स्लैश मुझे दिख रहा है, तो मैं अंडरस्टैंड कर लूंगा कि मेरे पास जो फाइल है वो फाइल नॉर्मल फाइल है, जिस तरीके से कोई टेक्स्ट फाइल रहती है, राइट, वो टेक्स्ट टाइप की फाइल हमारे पास अवेलेबल है। और उसके बाद यदि कोई डायरेक्टरी हमारे पास बेसिकली होगी, तो मुझे क्या होगा, मुझे वहां पे डी शो होगा, ये जो कि अभी हमें शो हो रहा था। यदि मुझे जहां भी डी डी रिप्रेजेंट हो, तो हम वहां से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि डायरेक्टरी वाली फाइल है, ये डी से डायरेक्टरी वाली हमारे पास फाइल है। ओके, ये डायरेक्टरीज हैं सारी, हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे डायरेक्टरीज को। उसके बाद एक और फाइल का टाइप होता है, और भी फाइल के टाइप होते हैं, जैसे कि लिंक फाइल होती है। अब लिंक फाइल के हमारे पास दो टाइप होते हैं। एक फर्स्ट जो टाइप होता है हमारे पास सॉफ्ट लिंक होता है, और सेकंड होता है हार्ड लिंक होता है। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर सॉफ्ट लिंक फाइल की बात करूं, तो ये हमको रिप्रेजेंट होगी बेसिकली एल से। ओके, और यदि मैं यहाँ पर बेसिकली ओके, जस्ट वेट गाइस, ओके, पैंट में दिक्कत है। ओके, ठीक है, मैं फिर से एक बार ही कर्सर ले ले रहा हूँ। ठीक है, ओके, और यहाँ पे यदि मैं हार्ड लिंक की बात करूँ, तो हार्ड लिंक डिस्प्ले नहीं होती है आपके लिए। हार्ड लिंक का कोई सिंबॉलिक नोटेशन नहीं डिस्प्ले होने का। कैसे, मैं आपको बताऊंगा कि सिंबॉलिक नोटेशन क्यों नहीं है डिस्प्ले होने का। इसका कोई नोटेशन नहीं होता है। उसके बाद हमारे पास डिवाइस वाली फाइल होती है। ओके, डिवाइस फाइल के अंदर भी हमारे पास दो टाइप की फाइल होती है। फर्स्ट टाइप होती है ब्लॉक फाइल होती है, जो कि हमें रिप्रेजेंट होती है बेसिकली बी से, और सेकंड हमारे पास करेक्टर फाइल होती है। ओके, हमारे पास करेक्टर ओके, करेक्टर फाइल होती है, जो कि हमें रिप्रेजेंट होती है बेसिकली सी से। ओके, ये फाइल्स हैं डिवाइस की फाइल्स जो होती है हमारे पास है, जो कि डिवाइस स्पेसिफिक फाइल्स रहेंगी, उस फाइल के टाइप है। और उसके बाद हमारे पास नेम्ड फाइल होती है, नेम्ड पाइप फाइल होती है। ओके, जो कि रिप्रेजेंट होती है पी से, और उसके बाद नेम्ड, राइट, स्पेलिंग मिस्टेक होगी थोड़ी सी। ओके, नेम्ड फाइल, और उसके बाद हमारे पास एक और फाइल होती है जिसका नाम है सॉकेट फाइल। ओके, सॉकेट फाइल जो कि रिप्रेजेंट होती हैं एस से। तो इस टाइप की फाइल्स बेसिकली लिनक्स के अंदर होती हैं। तो आप किस तरीके से चेक करेंगे कि ये मेरे पास ब्लॉक फाइल है, ये करेक्टर फाइल है, ये नेम्ड पाइप फाइल है, राइट, और ये आपके पास सॉफ्ट लिंक है, डायरेक्टरी है, और ये आपके पास एक नॉर्मल फाइल है। आप उस फाइल का टाइप देख के उसको बता सकते हैं कि फाइल का टाइप क्या है। ओके, आपको ऐसे पता, ये हमारे पास सॉफ्ट लिंक वाली फाइल है। ओके, यहाँ से डी से आपको डायरेक्टरीज पता चल गया है। आपको यहाँ से आपने स्टार्टिंग पे देखा स्लैश है, आप समझिए कि ये फाइल एक टेक्स्ट फाइल है। यदि मैं आपको cd/dev के अंदर लेके जाऊं, तो आप यहाँ पे क्या देख पाएंगे। ओके, मैं ll कमांड बेसिकली फायर कर रहा, ll आपका शॉर्टकट है ls-l का। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे क्योंकि कि एज वी नो कि डेव के अंदर डिवाइस वाली फाइल होती है, राइट, मतलब हार्डवेयर की जिसकी इंफॉर्मेशन है, जो प्रोसेसर चल रही हैं, उसकी फाइल्स अवेलेबल होती हैं। तो आप देखें यहाँ पे सी टाइप की आपको फाइल दिखेंगी, आप यहाँ पे बी टाइप की फाइल दिखेंगी, आपको पी टाइप की फाइल यहाँ पे दिखेंगी, सी, ओके, डी, लिंक फाइल है। ओके, आपको यहाँ पे सारी फाइल्स देखने को मिल जाएंगी। ओके, ये आपको बी ब्लॉक फाइल आपको ये दिख रही है, राइट। ओके, सिस्टम स्पेसिफिक फाइल है। ओके, तो आप इस तरीके से फाइल को देख के उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फाइल किस टाइप की है, आपकी डिवाइस टाइप की फाइल है, किस टाइप की फाइल है। तो आप उस तरीके से फाइल को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। यदि आप इन सबको देखना चाहते हैं तो आपको अदर डायरेक्टरीज पे नहीं दिखेगा, आप डेव के अंदर जाएं, और डेव के अंदर इन सारी डायरेक्टरीज को आप इस तरीके से बेसिकली व्यू कर पाएंगे। ओके, तो मैं फिर से स्लैश के अंदर जा रहा हूँ, और यदि मैं ls- में भी मैंने एल प्रेस किया था, तो मुझे ये लॉन्ग लिस्ट शो हुई थी, और इसके लिए शॉर्टकट कमांड LL भी होती है। यदि LL भी मैं डिस्प्ले करूंगा, तो भी मुझे इस तरीके से डिस्प्ले बेसिकली होने वाला है। ओके, और गाइस मैं एक चीज और भी कर सकता हूँ, जैसे कि यदि मैं क्या करूँ, जैसे कि अभी मैं ls कमांड टाइप कर रहा हूँ, तो मुझे लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज शो हो रही है। यदि मैं क्या करूंगा, यदि मैं जाता हूँ सपोज, ओके, जहाँ पे मेरी एक यूजर्स की फाइल होती है, लाइक दिस, यहाँ पर कंप्यूटर्स प्रोग्राम बिन के अंदर, और बिन के अंदर हमारे पास ls ls मैंने यहाँ से टाइप करूंगा, मुझे ls दिख जाएगा। अब इस ls को मैं रीनेम कर दे रहा, इस ls को मैं 1 1 कर दे रहा। ओके, अब ये 1 1 हो गया। अब मेरे पास क्या होगा कि, राइट, यहाँ पे क्या होगा, अब मैं ls कमांड फायर करूंगा तो मुझे ls कमांड नॉट फाउंड बोलेगा, राइट।
क्योंकि कि ls को हमने रीनेम कर दिया। ls को यदि मैं अब ओके 1 1 करके डिस्प्ले करूंगा तो वो मुझे ओके इस तरीके से बेसिकली रिप्रेजेंट करेगा। तो आप यदि कभी भी किसी फाइल का नाम चेंज कर देते हैं तो वो ओके उसी नाम से वर्क करना स्टार्ट कर देती है। अभी मैं इसको ls का ls ही कर दूंगा और फिर से ls कमांड फायर करूंगा तो डिस्प्ले होना आपके पास इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। तो आप इस तरीके से रीनेम करके भी सिक्योरिटी पर्पज से कभी आपको लगता है तो आप रीनेम करके भी बेसिकली फाइल्स यूज कर सकते हैं। यदि मैं ls-a कमांड फायर करता हूं तो हमें हिडन डायरेक्टरी भी दिखती है। ओके यहाँ मुझे 2 हिडन डायरेक्टरी दिखी हैं। इन हिडन्स का मीनिंग ये है, जो हमारे पास फर्स्ट डॉट है इसका मीनिंग है कि प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, प्रेजेंट अभी मैं जहां पर हूं, राइट, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। और उसके बाद जो डुअल डॉट है इसका मीनिंग है एक स्टेप बैक, ओके जो इसकी पेरेंट डायरेक्टरी है, ओके वो आपकी डुअल डॉट से रिप्रेजेंट करती है। ओके हम इसको किस तरीके से नेविगेट, किस तरीके से यूज करेंगे मीन्स लाइक ओके यदि मैं स्लैश रूट के अंदर हूँ, स्लैश डेस्कटॉप पर हूँ और ओके हम cd कमांड से बेसिकली डायरेक्टरी को चेंज कर सकते हैं। मैं रूट पे आ गया, रूट के बाद डेस्कटॉप पे हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं, राइट। और यदि मैं यहाँ पर pwd मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी यदि हम टाइप करेंगे तो मुझे रूट और डेस्कटॉप इस तरीके से शो कर रहा है। यदि मैं ls टाइप करूंगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ls-a टाइप करूंगा तो अभी भी आप देखें यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये कुछ फाइल्स अवेलेबल हैं। और मैंने ये जो फाइल्स क्रिएट की थी मे बी ये ओपन होगी इसलिए मुझे यहाँ पे दिखा रहा है, राइट। जस्ट मैं ls करूंगा तो मुझे यहाँ पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, लेकिन ls-a करूंगा तो मुझे यहाँ पर एक सिंगल डॉट और डुअल डॉट ओके मुझे डिस्प्ले हो रहे हैं। ये भी फाइल है, ये भी आपकी टेक्स्ट फाइल है जो कि आपको डिस्प्ले हो रही है। यदि आपको चेक करना है कि वो फाइल है डायरेक्टरी है तो आप ls-la इस तरीके से टाइप करेंगे तो मेरे पास डुअल डॉट एक डायरेक्टरी है और सिंगल डॉट भी मेरे पास एक डायरेक्टरी है। और मेरे पास ये जो है ओके डॉट माई फाइल, ये सिंपल मेरे पास एक फाइल है। ओके यदि मैं cd करके सिंगल डॉट प्रेस करूं तो मैं उसी डायरेक्टरी पर हूं, लेकिन cd करके मैं डबल डॉट प्रेस करूंगा तो मैं एक स्टेप बेसिकली बैक आ जाऊंगा। अब मैं स्लैश रूट पे आ चुका हूँ, ठीक है। तो डुअल डॉट का मीनिंग होता है कि आपकी जो लास्ट नॉट लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब जो आपकी पेरेंट डायरेक्टरी वो होता है, और डॉट का मतलब होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी, आप जहां पर करेंटली बेसिकली हैं। ओके उसके बाद ls को आप और किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ls हाइफन मैं सबसे पहले ओके मैं अभी रूट पे ही हूँ, ओके मैं ls हाइफन यदि q यूज करूंगा नॉट स्मॉल क्यू, मैं कैपिटल की यूज करूंगा तो आप देखेंगे अभी आपको क्या डिस्प्ले हुआ है यहाँ पर, जितने भी आपके पास ओके ये डिस्प्ले हुआ है आपको, राइट, डुअल इन्वर्टेड कॉमा के थ्रू वो आपको सारे कंटेंट इस तरीके से डिस्प्ले हुए हैं। यदि मैं q-r करना चाहता हूँ तो मुझे रिवर्स ऑर्डर पे सबको डिस्प्ले होगा। यहाँ देखेंगे, राइट, यहाँ वीडियो सबसे एंड में था, अब वीडियोस यहाँ पे सबसे स्टार्टिंग पर है, ठीक है। तो आप इन कमांड्स को यूज कर सकते हैं। यदि आप ls-t करेंगे तो ये टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग मुझे डिस्प्ले होता है, जो कि टाइम स्टैम्प है कौन सी फाइल कब क्रिएट हुई थी, कब यूज हुई थी, वो टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग ये हमें डिस्प्ले होता है। टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग, टी से मतलब टाइम स्टैम्प के अकॉर्डिंग हमें ये डिस्प्ले होता है। ओके ls-s में करूंगा तो ओके इनका मुझे साइज भी एक तरीके से डिस्प्ले होता है। ओके ls यदि मैं सपोज ls-ls यहाँ पे डिस्प्ले करूंगा तो ये मुझे इस तरीके से मुझे साइज भी इसका डिस्प्ले कर देगा, राइट, लॉन्ग लिस्ट डिस्प्ले करेगा इस साइज के साथ, ठीक है। जैसे कितना साइज हमारे पास अभी अवेलेबल है ये मुझे साइज डिस्प्ले कर रहा है। Okay? इस तरीके से हम ls-s के थ्रू हम साइज को भी बेसिकली देख सकते हैं। ओके तो ये कुछ ls की बेसिकली कमांड थी। यदि आप ls की हमें और भी कमांड को ओके डिटरमाइन देखना है कि कौन कौन सी कमांड ls के अंदर होती है तो मैन ls मैंने टाइप किया तो ls के अंदर और कौन कौन से ऑप्शंस होते हैं, राइट, ये हम लोगों ने ऑल किया हुआ था। ओके ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो ये आप और भी ऑप्शंस यूज कर सकते हैं। ओके इस तरीके से हमें ये सारे ऑप्शंस इस तरीके से डिस्प्ले हो रहे हैं। आप जेड ऑप्शंस भी यूज कर सकते हैं यदि आपको सिक्योरिटी पर्पज से ओके इसका ओके ऐसे लिनक्स को डिस्प्ले करना है। मैं यहाँ पे क्यू प्रेस करूंगा तो मैं क्विट हो जाऊंगा, राइट। और उसके बाद यदि मुझे ls-हेल्प में टाइप करूंगा तो भी मुझे इस तरीके से हेल्प मेनू बेसिकली डिस्प्ले कर देगा। इस तरीके से मुझे हेल्प मेनू बेसिकली ये डिस्प्ले करने वाला है। इसके जितने भी ऑप्शंस हैं ये देखिए ls ऑप्शन और पर्टिकुलर फाइल का नेम, तो आप इन सब ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं। तो जब भी आपको लगता है कि आपको कुछ स्पेसिफिक ओके जो कि आपको भी पता नहीं और आपको वो डिस्प्ले करना है तो नॉट एन इश्यू, आप जस्ट हेल्प कमांड से लाके उस फाइल को डिस्प्ले बेसिकली करा सकते हैं।
ठीक है, एक और होता है ls हाइफन, एक हमारे पास आई कमांड होती है। ओके, आई बेसिकली आई नोड वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है। जितने भी हमारे पास फाइल्स हैं उन सबकी आई नोड वैल्यू क्या है, इन आई नोड वैल्यू को ये रिप्रेजेंट करती है। आई नोड वैल्यू इन द सेंस कि ये पर्टिकुलर डायरेक्टरीज आपकी मेमोरी की किस लोकेशंस पे जाकर बेसिकली सेव है, उसकी लोकेशन बेसिकली यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। ये मेमोरी का एड्रेस आपको डिस्प्ले कर रहा है। यदि हम ls हाइफन ए आई प्रेस करते हैं मतलब आई नोड वैल्यू हमें डिस्प्ले बेसिकली ये करता है। ठीक है, यदि मुझे ls के साथ पर्टिकुलर डायरेक्टरी की लॉन्ग लिस्ट देखना है, पर्टिकुलर डायरेक्टरी को मुझे देखना है, तो ओके हाइफन डी मुझे इस तरीके से लिखना होगा। ओके, यदि मैं हाइफन डी अब मैं यहाँ पे एल कर दूंगा तो इसकी लॉन्ग लिस्ट मुझे शो कर देगा। ठीक है, जब भी आपको स्पेसिफिक डायरेक्टरी की लॉन्ग लिस्ट को शो करना होगा, स्पेसिफिक डायरेक्टरी का कंटेंट को शो करना होगा, तो आप क्या करेंगे, ls हाइफन डी करेंगे। डी मतलब डायरेक्टरी, आप स्पेशल डायरेक्टरी को इस तरीके से व्यू कर सकते हैं। और आपके दिए फाइल को व्यू करना तो आपको कुछ भी लिखने की यहाँ पे नीड नहीं है, जस्ट आप फाइल का नाम यहाँ पे लिख देंगे तो आपकी जो फाइल है वो व्यू करना स्टार्ट कर देगी, उस फाइल की आपको लॉन्ग लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। ओके, तो ये सारी कमांड्स हैं। यदि मुझे कोई भी फाइल को व्यू करना है, किसी भी फाइल को व्यू करना है, तो व्यू करने के लिए हम कैट कमांड को यूज कर सकते हैं। ओके, यदि मैं चाहता हूं कि मुझे एक ही लाइन पे सारे कंटेंट डिस्प्ले हो जाएं, तो उस केस पे हम कैट कमांड यूज कर सकते हैं। मतलब यदि मुझे एडिटर्स बेसिकली यूज करने हैं, ठीक है, ठीक है, एडिटर्स मुझे यूज करने हैं, तो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं एडिटर, जैसे कि नोटपैड होता है, नोटपैड प्लस प्लस होता है विंडोज के अंदर। सैम यहाँ से मैं बी आई भी यूज कर सकता हूँ। ओके, बी आई एम भी मैं यूज कर पाऊंगा। एक जी एडिट भी हमारे पास एडिटर यूज होता है। हम कैट भी यूज कर सकते हैं। ओके, कैट बेसिकली एडिटर तो खैर नहीं है। ओके, लेकिन हम कैट के थ्रू फाइल को व्यू कर सकते हैं। ओके, तो यदि आपको किसी भी फाइल को व्यू करना है, जस्ट व्यू करके उसको देखना है कि इसमें कौन कौन से कंटेंट्स अवेलेबल हैं, तो उस वाले केस पे हम कैट। ओके, और आपको जिस भी फाइल को व्यू करना है, तो सपोज अभी मैं ईटीसी के अंदर एक पास डब्ल्यूडी फाइल होती है जिसके अंदर आपने जितने भी यूजर्स क्रिएट किए हैं उन यूजर्स की इंफॉर्मेशन होती है, राइट। तो मैंने कैट और इस तरीके से पाथ टाइप किया, तो आप क्या देख सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास कितने यूजर्स अवेलेबल हैं। रूट है, ओके, रूट है, इसका एक्स दिख रहा है। ओके, इसकी यूजर आईडी क्या है, ग्रुप आईडी क्या है, इसका सेल क्या है, तो देखिए मुझे यहाँ पे बर्न अगेन सेल डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये सब मुझे इस तरीके से डिस्प्ले कर देगा। लेकिन यदि मुझे क्या करना है, इसी के साथ मुझे एक और कमांड फायर करनी है। ओके, मैं चाहता हूँ कि मैं एक साथ दो कमांड फायर करूँ, एक ही लाइन पर मैं एक साथ दो कमांड फायर करूँ। ओके, पाइप सिंबल मैं यूज करूंगा। पाइप सिंबल का यूज करके आप दो कमांड को एक साथ फायर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ग्रैब एक और सेकंड कमांड फायर की, ग्रैब, और इस पे मैंने ओके, हम ग्रैब के थ्रू बेसिकली करेंगे क्या, सेकंड कमांड के थ्रू हम स्पेसिफिक स्ट्रिंग को फाइंड करेंगे, स्ट्रिंग को फाइंड करेंगे, रूट। ओके, तो जिन जिन लाइन पर रूट अवेलेबल था उन सबको उसने डिस्प्ले कर दिया। सपोज मैंने यहाँ पर एक आई ट्रेन्यू नाम का यूजर भी क्रिएट किया था, तो जिन जिन लाइन पे आई ट्रेन्यू था उसको मुझे हाईलाइट करके इसने शो कर दिया। ओके, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, जब भी आपको दो कमांड को एक साथ रन करने की नीड है, उस वाले केस में आप इस तरीके से पैरामीटर्स असाइन कर सकते हैं। कैट, ओके, कैट के बाद ओके पासवर्ड आपकी जो भी फाइल है, और आप ओके पाइप का यूज करके इस तरीके से क्या लिख सकते हैं। हम कैट का यूज बेसिकली चीजों को डिस्प्ले करने के लिए करते हैं कि मुझे ओके मुझे कमांड प्रॉम्प्ट में मुझे टर्मिनल पे सारी फाइल डिस्प्ले हो जाए, तो उसके लिए हम कैट कमांड यूज करते हैं। लेकिन हम कैट कमांड से फाइल्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। हम फाइल को क्रिएट भी कर सकते हैं, फाइल पे कुछ कंटेंट को राइट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं सबसे पहले सीडी करके डेस्कटॉप पे चला जा रहा, और मैं डेस्कटॉप पे ही सारा अपना वर्क परफॉर्म करूंगा, राइट। तो मैं यहाँ पे यदि सपोज मुझे कैट और की कैट मुझे कुछ फाइल क्रिएट करनी रही, तो यदि सपोज मैं कैट अकेला लिखूंगा और कैट लिखने के बाद यहाँ पे फाइल का नाम लिखूंगा, तो इसका मीनिंग होगा कि मुझे फाइल को डिस्प्ले करवाना है, कि मेरे पास एक ऑलरेडी फाइल है और फाइल को मुझे डिस्प्ले करवाना है, तो मैंने कैट और फाइल का नाम यहाँ पर यूज किया। लेकिन यदि मुझे कोई फाइल क्रिएट करनी है, तो मैं इस तरीके से ग्रेटर देन का यहाँ पर सिंबल बेसिकली यूज करने वाला हूँ, राइट। और इस सिंबल को यूज करने के बाद, ग्रेटर देन का सिंबल यूज करने के बाद यहाँ पे फाइल नेम, ओके, सपोज मुझे फाइल नाम की फाइल क्रिएट करना है, तो मैं जस्ट इंटरफेस किया, ओके, दिस इज माय फाइल, इस तरीके से मैंने क्रिएट की। तो अब हो क्या जाएगा कि पर्टिकुलर फाइल पे मेरा जो ये कंटेंट है ये मैं राइट कर दूंगा। लेकिन राइट कब होगा, जब मैं यहाँ पर कंट्रोल डी बेसिकली प्रेस करूं।
कंट्रोल डी में प्रेस करूंगा, ओके, तो ये बेसिकली क्या करेगा कि इस वाली फाइल पे ये सब कंटेंट को राइट कर देगा लाइक दिस, ओके। आप इस तरीके से देख सकते हैं, ओके गाइस, थैंक यू। ओके, उस वाले केस हम लोग क्या करेंगे, कैट के साथ मैं यहाँ पर डबल इस तरीके से ग्रेटर देन के साइन यूज कर दूंगा और फाइल, तो आपकी जो पर्टिकुलर फाइल है वो अपेंड हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, जिससे होगा क्या कि आपको ओके रिवाइज करने में, अब आप वीडियोस देखेंगे तो आप उस टाइम पे इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हमने कमांड कौन कौन सी यूज की है, ओके, अपने प्रैक्टिकल्स के लिए। हाँ ठीक है, तो मैं यहाँ पे कैट लिख के, अब सपोज यदि मैंने कैट लिख के सिंबल ग्रेटर देन का साइन यूज किया और यहाँ पे फाइल लिखा, ओके, अभी मेरे पास फाइल पे कंटेंट अवेलेबल है। यदि मैं इसको फिर से वेरीफाई करूँ तो कैट फाइल नेम, तो मैंने वेरिफिकेशन किया कि मेरे पास एक कंटेंट अवेलेबल था, दिस इज माई फाइल। और अब यदि मुझे इस फाइल पे जस्ट मैं सिंगल ग्रेटर देन का साइन यूज करूँ और मैं फाइल का नाम इस तरीके से लिखूँ, राइट, और मैंने सपोज यहाँ पर इंदौर लिखा और सपोज मैंने आई ट्रेन और इसमें ऐड किया हुआ है और कंट्रोल डी में यहाँ पे प्रेस करूँ, ओके, तो ये वाली फाइल बेसिकली सेव हो जाएगी। यदि हमारे पास उस नाम की फाइल नहीं है तो ओके, उस नाम से ओके फाइल नहीं है तो फाइल क्रिएट कर देगा, और फाइल है उस नाम की तो उस पर उस कंटेंट को सेव कर देगा। लेकिन अब यदि मैं इस वाली फाइल को व्यू करूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे इंदौर और आई ट्रेन बस मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, मुझे बाकी और यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा है, राइट। जो मैंने ये वाला जो लिखा हुआ था हमें इरेज हो चुका है ऑटोमेटिकली, क्योंकि कि हमने उसमें कुछ लिखा हुआ था। अब यदि मुझे उसमें कुछ अपेंड करना है तो अपेंड हम इस तरीके से करेंगे, ओके, डबल ग्रेटर देन के साइन। और अब यदि मैं यहाँ पे लिखूँ लाइनेक्स लिखा मैंने, और लाइनेक्स के बाद सपोज मुझे CCNA लिखना है यहाँ पर, ओके, CCNA मैंने लिखा हुआ, कंट्रोल डी में फिर से प्रेस करूंगा और कैट के बाद मैं फाइल को व्यू करूंगा तो आप देखेंगे ये वाली फाइल अपेंड हो चुकी है। तो गाइस आप इस तरीके से कैट कमांड को बेसिकली यूज कर सकते हैं, फाइल को व्यू करने के लिए बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होती है। और फाइल को व्यू करने के साथ साथ आप फाइल पे कुछ कंटेंट को, आपको सपोज बॉटम पे कुछ कंटेंट को ऐड करना है, आप इसमें मिडिल पर कुछ कंटेंट को ऐड नहीं कर पाएंगे, राइट। यदि आप चाहते हैं कि आपको आई के बाद कुछ ऐड करना है, ओके, तो ये ऐड नहीं होगा, ओके। आप जैसे इसके बॉटम पे कंटेंट को ऐड कर सकते हैं, ओके, अपेंड करके बेसिकली। तो आप इस तरीके से कैट कमांड को यूज कर सकते हैं। आप टच कमांड से भी एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, आप टच कमांड से भी एक एम्प्टी फाइल बेसिकली क्रिएट कर पाएंगे। यदि अब मैं यहाँ पर ls करूँ तो मेरे पास एक ही फाइल है, और ओके, और यदि मैं ls हाइफन ओके एल करूँ, ठीक है, या तो ls करूँ मैं यहाँ पर, ओके, तो ओके ये मेरे पास एक फाइल है। और यदि मैं यहाँ पे टच से एक माई फाइल नाम की फाइल क्रिएट करूँ और ls करूँ, ओके, तो मेरे पास 0k की मतलब ओके एम्प्टी फाइल क्रिएट होती है, ओके, उसका कोई साइज नहीं होता, राइट। हाँ ओके, तो आप इस तरीके से किसी भी एम्प्टी फाइल को भी टच से बेसिकली क्रिएट कर पाएंगे, ओके। तो इस तरीके से आप टच कमांड यूज कर सकते हैं। टच कमांड के बाद यदि मैं cd करके जस्ट इस तरीके से माइनस यूज करूं, मैं इंटर करूं, तो इसका मीनिंग क्या होता है कि आपकी जो लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी थी आपको वो वहां पे लेके चला जाएगा, ओके। तो हम लास्ट वर्क कहाँ पे कर रहे थे, रूट पे कर रहे थे, तो उसने हमें रूट पे लेके चला गया, ओके। यदि मैं और किसी डायरेक्टरी पर होता तो वो हमें लास्ट वर्किंग डायरेक्टरी पे बेसिकली स्विच कर देता, जस्ट यदि मैं cd के साथ स्लैश प्रेस करता। और यदि हम ओनली cd प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि आप जिस यूजर से लॉगिन हो उसकी जो होम डायरेक्टरी है, ओके, होम डायरेक्टरी रूट की क्या होती है, स्लैश रूट होती है, राइट। तो उस यूजर की जो होम डायरेक्टरी है वो हमें वहां पर लेके चला जाएगा बेसिकली, राइट। तो इस तरीके से हम cd कमांड बेसिकली यूज कर सकते हैं। और cd कमांड हम इस तरीके से भी यूज करेंगे, ओके, मैं आपको दिखाता हूँ कि सपोज मैंने एक mkdir से मैं यहाँ पर डेस्कटॉप में जाने वाला हूँ, ओके, ls में mkdir, ओके, mkdir से हम डायरेक्टरीज बेसिकली क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तो सपोज मुझे एक डायरेक्टरी dir नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करना, ls करूंगा, मेरे पास ये डायरेक्टरीज क्रिएट बेसिकली हो चुकी है, ओके। जब भी आपको पेरेंट डायरेक्टरी क्रिएट करनी होती है, इन द सेंस कि आपको mkdir-p आपको एक a नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करना है, a के अंदर b नाम की क्रिएट करना है, फिर c की क्रिएट करना है, फिर d, ओके। इस तरीके से आपको डायरेक्टरीज क्रिएट करनी है, ओके। मतलब ये इनसाइड होगी आपकी, a के इनसाइड b होगी, b के इनसाइड c होगी, c के इनसाइड d होगी, इस तरीके से आपको क्रिएट करना है। ls में करूंगा, ये देखिए, तो हम mkdir से सिंपल डायरेक्टरी क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन यदि मुझे mkdir
ओके, और उसके अंदर मुझे कुछ पेरेंट डायरेक्टरी बेसिकली क्रिएट करनी है। तो हम कैसे क्रिएट करेंगे? -p लगा के। अब यदि मैं ए के अंदर जाता हूँ तो देखिए ls करूंगा, यहाँ पे b अवेलेबल है। यदि मैं b के अंदर जाऊँ, ls करूंगा, यहाँ पे c अवेलेबल है। ठीक है, और यदि मैं cd ओनली cd कमांड प्रेस करूँ, इंटर करूंगा, आप देखेंगे अभी मैं b पे था और ओनली मैंने cd कमांड टाइप किया तो उसने क्या किया कि मुझे होम, जिस चीज़ से मैं लॉगिन हूँ उसकी होम डायरेक्टरी पे उसने मुझे लाके छोड़ दिया। ओके, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, cd यूज कर सकते हैं आप, cd और इस तरीके से भी बेसिकली यूज कर पाएंगे। ओके, अब सपोज मैं ए के अंदर जाता हूँ, ABCD, राइट। अभी मैं यदि आपको शो करूँ तो हम रूट के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर ABCD पर हैं, और यदि मैं यहाँ पर CD डॉट डॉट लिखता हूँ, इसका मीनिंग ये हुआ कि मुझे एक स्टेप बैक जाना है, मतलब मैं C पे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, स्लैश मैंने लिखा, फिर डॉट डॉट लिखा, मतलब मैं B पे पहुंच जाऊंगा। ये देखिए, ओके, PWD में यहाँ पे टाइप करूंगा, हम B पे आ चुके हैं। अब मुझे और भी बैक जाना है, CD डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट स्लैश डॉट डॉट। ओके, अब मैं रूट डायरेक्टरी, मतलब मैं 3 स्टेप बैक बेसिकली आ चुका हूँ। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि नेविगेट, अपनी जो डायरेक्टरी है इसको आप नेविगेट बेसिकली कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसको नेविगेट बेसिकली कर पाएंगे, राइट। तो एक और कमांड है, ls वाली जो कमांड थी उसका एक पार्ट है, ls-r कमांड होती है। ओके, ls-r से क्या होता है कि आपको हायरार्चिकल मॉडल पे ये डिस्प्ले होता है कि ए, ओके, आपका ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के अंदर ये सारी फाइल्स आपके पास अवेलेबल है, ए है, dir है, फाइल है, माई फाइल है, और ए के अंदर आपके पास बी फाइल है, और ए बी के अंदर सी नाम की फाइल है। ओके, ए बी सी के अंदर डी नाम की फाइल है। इस तरीके से आपको पूरा डेमोस्ट्रेट करेगा कि इस फाइल के इनसाइड कौन सी फाइल बेसिकली एग्जिस्ट करने वाली है। ओके, ओके, इसके बाद एक और चीज पढ़ते हैं कि सॉफ्ट लिंक किस तरीके से क्रिएट हम लोग कर सकते हैं, और हार्ड लिंक कैसे क्रिएट हम लोग कर पाएंगे। ओके, ये हम लोगों ने यहाँ पे फाइल के टाइप बेसिकली पढ़ा हुआ था कि सॉफ्ट लिंक क्या होती है और हार्ड लिंक क्या होती है। ओके गाइस, यहाँ पर ओके, सॉफ्ट लिंक मैंने आपको बताया कि वहाँ पे उसको हम डेमोस्ट्रेट एल से करते हैं, मतलब जब भी मुझे एल टाइप की कुछ फाइल दिखेंगी तो हम अंडरस्टैंड कर लेंगे कि कौन कौन, ओके, वहाँ पर सॉफ्ट लिंक क्रिएटेड है। और यदि हमें उस टाइप की फाइल नहीं दिखेगी तो हम अंडरस्टैंड, ओके, कैसे अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये सॉफ्ट लिंक या हार्ड लिंक। ओके, दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, दोनों किस तरीके से क्रिएट करेंगे, हम लोग ये देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम सॉफ्ट लिंक कैसे क्रिएट करेंगे। सॉफ्ट लिंक इन द शॉर्टकट्स, हम शॉर्टकट्स कैसे क्रिएट करेंगे। जैसे कि विंडो पे हम शॉर्टकट क्रिएट करते हैं, राइट। जैसे कि यदि मुझे किसी भी डायरेक्टरी पे जाना है, ओके, ये मेरे पास सॉफ्टवेयर के शॉर्टकट्स हैं। ओके, जैसे शॉर्टकट, यदि मैं इस शॉर्टकट को डिलीट कर दूं तो कुछ होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा, राइट। मेरे पास इसको वेबएक्स अभी भी है। ओके, मैं यहाँ से ओपन कर लूंगा, उसका शॉर्टकट इरेज हुआ है। ओके, डिस्प्ले से शॉर्टकट इरेज हुआ है, कुछ भी इरेज नहीं हुआ है। ओके, सिमिलर वे हमें लाइनक्स पे जब भी शॉर्टकट क्रिएट करना हो, तब मैंने शॉर्टकट क्रिएट किया क्यों? शॉर्टकट क्रिएट करने का रीजन क्या था कि बार बार इसका जो प्रोग्राम है वो सी ड्राइव के अंदर समवेयर एग्जिस्ट करता है, और मुझे पर्टिकुलर उस लोकेशंस पे बार बार ना जाना पड़े, राइट। उस लोकेशन पे मुझे बार बार ना जाना पड़े, तो मैं चाहता हूँ उसको एक शॉर्टकट में डेस्कटॉप पे क्रिएट कर लूँ, जिससे कि मैं उस फाइल को इजीली व्यू कर पाऊँ। ओके, जब भी मुझे व्यू करना है तो मैं यहीं से नेविगेट कर पाऊंगा, उसकी मुझे नेटिव लोकेशन पे जाने की नीड नहीं है। उसके लिए मैं उसका शॉर्टकट क्रिएट किया था। सिमिलर वे लाइनक्स पे भी सॉफ्ट लिंक सेम ही आपकी वर्क करती है। सॉफ्ट लिंक इन द सेंस शॉर्टकट्स फाइल, आपकी लाइक शॉर्टकट्स फाइल। ओके, कैसे शॉर्टकट्स फाइल, अब उसमें इसको शॉर्टकट, इसमें कुछ शॉर्टकट्स नहीं होते, इसमें आपकी लिंक्ड फाइल होती हैं कि वो उससे लिंक है बेसिकली, राइट। तो आपके आपकी जो ओके शॉर्टकट्स फाइल भी होती है, वो भी एक लिंक की होती है, राइट। कि यदि आपने उस लिंक को डिलीट भी कर दी, आप उसको आपके शॉर्टकट के साथ ही आपके माइंड पे सेटअप करें कि राइट, ये ओके, जो शॉर्टकट्स वाली फाइल होती हैं, ओके, वही आपकी सॉफ्ट लिंक है। सिमिलरली आप फंक्शनलिटी समझें कि यदि मैंने ये शॉर्टकट को डिलीट किया तो जस्ट मेरे पास लिंक डिलीट हुई है मेरी। ओके, डेस्कटॉप पे जो आइकॉन था उस आइकॉन से जो मेरे पास सी ड्राइव पे उसकी डायरेक्टरी है उसका बस आइकॉन डिलीट, यहाँ से आइकॉन डिलीट हुआ है, लेकिन वो प्रोग्राम अभी भी एग्जिस्ट मेरे पास कर रहा है। ओके, मीन्स लिंक डिलीट होने पर हमारे मेन प्रोग्राम को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो आपका सॉफ्ट लिंक है किस तरीके से, यदि मैं ABCD के अंदर गया सपोज, राइट, अभी मैं कहाँ पर हूँ, डेस्कटॉप रूट के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर ABCD के अंदर हूँ, और मैं यहाँ पर कोई फाइल क्रिएट करता हूँ, कैट, और ओके, मैं यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करने वाला हूँ कि ओके माई
लिंक फाइल। ओके, मैं ये वाली ओके, या तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ। ओके, ये हमारी मैन फाइल है। ओके, मैंने एक मैन फाइल नाम की एक फाइल क्रिएट की। ओके, दिस इज माय फाइल। ओके, इस तरीके से मैंने क्रिएट की। कंट्रोल डी से मैं इसको सेव कर दिया। कैट से मैं इसको व्यू कर सकता हूँ। ओके, इस तरीके से मैंने व्यू किया। अब मुझे करना क्या है, इसकी शॉर्टकट फाइल क्रिएट करनी है। तो शॉर्टकट फाइल कैसे क्रिएट करेंगे? ओके, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा एल, मतलब लिंक। ओके ओके, एल एन में यहाँ पे लिखने वाला हूँ। मुझे लिंक फाइल बेसिकली क्रिएट करनी है। मुझे सॉफ्ट लिंक क्रिएट करते, मैं इस तरीके से स्लैश करके एस लिखने वाला हूँ। ओके, आईफन एस लिखूंगा। और मुझे किसका शॉर्टकट बेसिकली क्रिएट करना है? तो हमारे पास जो रूट के अंदर एक डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है, उसका मुझे शॉर्टकट क्रिएट करना है। ओके, उसके अंदर एक ए नाम की फाइल है, फिर बी नाम की फाइल है, एक माई फाइल नाम की फाइल है। इसका शॉर्टकट क्रिएट करना है। कहाँ पे शॉर्टकट क्रिएट करना है? रूट के अंदर, डेस्कटॉप के अंदर एक शॉर्टकट क्रिएट। इसका नाम क्या होगा? ओके, इसका नाम बेसिकली मैं सैम नाम रखने वाला हूँ, जो मेरी रियल फाइल का नेम है। ओके, इसका मैं नाम सैम रखने वाला हूँ। ओके, तो बेस्ट डायरेक्टरी ए, जस्ट मैं एक बार व्यू करके देख रहा। सी डी रूट डेस्कटॉप, मैं यहाँ पे एल करूँगा। ओके, अभी क्रिएट नहीं हुई है, और इट इज नॉट क्रिएटिंग। ओके, जस्ट वेट। मैं बेसिकली यहाँ से क्रिएट करता हूँ, जिस लोकेशन से मैं अभी अवेलेबल हूँ। लिंक फाइल मुझे क्रिएट करनी है। ओके, किसकी? ए, इस तरीके से मैं क्रिएट कर रहा। और ओके, जस्ट मैं इंटर यहाँ पे प्रेस करने वाला हूँ। ओके, वो स्लैश हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, राइट? सिंपल, आपको इस तरीके से यूज़ करना है। ओके, आप यहाँ पे देखेंगे एल एस में करूँगा। मेरे पास यहाँ पे एक लिंक फाइल क्रिएट हो चुकी है। ओके, एल मैंने यहाँ पे किया, तो आप देखेंगे मेरे पास ये मैन ओके फाइल। अब इसको आप कैसे मैंने क्रिएट किया, इसका यदि मैं आपको मीनिंग बेसिकली बताऊं, तो मैंने यहाँ पे लिंक फाइल यहाँ पर यूज की। हाइफन एस, मुझे सॉफ्ट लिंक क्रिएट करना है, और आप चाहते हैं आपको जहां से उस सॉफ्ट लिंक को एक्सेस करना है। ओके, मुझे उस सॉफ्ट लिंक को एक्सेस करना है डेस्कटॉप से। तो मैं डेस्कटॉप की लोकेशन पे गया, और जाने के बाद जस्ट मैंने एल एन हाइफन एस और उस फाइल का पूरा पाथ दे दिया, कि मुझे बार बार ए बी सी डी और मैन फाइल पर ना जाना पड़े। थी मुझे सपोज इस वाली फाइल को एक्सेस करना, तो मुझे हर बार कहाँ जाना पड़ता? ए के अंदर, बी के अंदर, सी के अंदर, डी के अंदर जाना पड़ता, फिर उस वाली मैन फाइल को एक्सेस करना पड़ता। तो मैं उसको डेस्कटॉप से एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं डेस्कटॉप की लोकेशन पे गया। ओके, और जाने के बाद मैंने ये वाली कमांड फायर की, तो सेम नेम से हमारे पास एक शॉर्टकट फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, ओके, ये होने के बाद यदि मैं इस वाली फाइल को व्यू करूं, ओके, तो देखिए इस फाइल के अंदर सेम कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है। जो कंटेंट हमारे पास एक रियल फाइल पे अवेलेबल है, वो कंटेंट इस फाइल पे भी अवेलेबल है। यदि मैं इस फाइल पे कुछ एडिटिंग करता हूँ, मैन वाली फाइल पे, मैं डेस्कटॉप पे एडिटिंग कर रहा, राइट? मैंने यहाँ पर लाइनक्स लिखा, मैंने यहाँ पर CCNA लिखा, मैंने यहाँ पे AWS लिखा, मैंने यहाँ पे Azure लिखा, मैंने यहाँ पर GCP लिखा। कंट्रोल D मैंने प्रेस किया। अब देखिए, मैं इस फाइल को व्यू करूंगा, इस फाइल पे भी सेम कंटेंट है। कैट मैंने किया, और कैट से मैं इस मैन फाइल को व्यू कर रहा था, तो इस फाइल के अंदर भी सेम कंटेंट है। तो मैंने जो शॉर्टकट के थ्रू जो फाइल क्रिएट की थी, मैंने उसमें कुछ चेंजेस किया, तो वो चेंजेस आपकी रियल टाइम फाइल पे भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका एक क्या है कि यदि मैं सपोज मेरे पास जो मैन वाली फाइल थी, मैन वाली फाइल मीन्स हाइफन ABCD, ओके, मेरे पास ये जो फाइल थी, यदि मैं इस वाली फाइल को इरेज कर दूं, ओके, तो मैं इसको इस तरीके से इरेज कर दे रहा, RM-RF, मतलब मैं इसे रिकर्सिवली और फोर्सफुली इरेज करने वाला हूँ। यदि आप R ऑप्शन नहीं भी यूज करेंगे तो भी वर्क करेगा। ठीक है, क्योंकि कि सिंगल ही फाइल है, रिकर्सिवली डिलीट करने की इसको नीड नहीं है। तो आप RM से किसी भी फाइल को डिलीट कर सकते हो, और डूरिंग द डिलीशन आपसे कोई ऑप्शंस ना पूछे, डिलीट करना है नहीं करना है, यस और नो को ऑप्शंस ना पूछे, इसलिए मैंने यहाँ पे -F मतलब फोर्सफुली पैरामीटर का यूज किया होगा। देखिए, ओके, अब मेरे पास जो मैन फाइल थी वो डिलीट हो चुकी है, तो जो हमारे पास जो शॉर्टकट है, ओके, वो आपका बेसिकली आप LS-L यहाँ पे देखेंगे, तो आप उसको नोटिफाई कर सकते हैं, राइट? देखिए, ओके, अब आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, ऑटोमेटिकली रेड से मुझे डिस्प्ले कर रहा है, और इस तरीके से ब्लिंक होना इसने स्टार्ट कर दिया। तो हम अंडरस्टैंड कर लें कि हमारे पास जो मैन सोर्स की फाइल थी वो हमारे पास इरेज हो चुकी है।
अब मैं कैट से यदि मैन डॉट इसको डिस्प्ले करूं तो मेरे पास कोई फाइल, उस नाम की फाइल कोई डायरेक्टरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, मुझे इस तरीके से शो कर रहा है। ओके, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं बेसिकली, ओके, आप सॉफ्ट लिंक बेसिकली क्रिएट कर पाएंगे। ओके, आप इस तरीके से सॉफ्ट लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अब आती है बात हार्ड लिंक की। ओके, सॉफ्ट लिंक का डिसएडवांटेज ये है, कभी कभी इंटरव्यू में पूछ लेता है कि सॉफ्ट लिंक का डिसएडवांटेज ये है कि आपकी मैन फाइल लेट हो जाती है तो उस वाले केस में आपकी लिंक वर्क करना बेसिकली बंद कर देती है। ओके गाइस, जस्ट वेट। ओके, यदि कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं डाउट्स, इफ यू हैव एनी। ओके, तो जो मैंने सॉफ्ट लिंक के लिए जो बेसिकली कमांड यूज़ की थी वो ये थी कि हम लोग कमांड यूज़ करेंगे। ओके, और इस कमांड को यूज़ करने के बाद -s मैंने पैरामीटर यूज़ किया था, और उसके बाद जो मेरी लोकेशन है ABCD, और जो मेरे पास यहाँ पे मैन फाइल थी, ओके, उसका मैंने यहाँ पे इस तरीके से नाम दिया हुआ था मैन फाइल, और इंटर किया हुआ था, राइट। तो आप इस तरीके से सॉफ्ट लिंक बेसिकली क्रिएट कर पाएंगे। ओके, मेरी वॉइस और गेटिंग ओके आया समझ में कि सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक किस तरीके से कंटेंट ओके आपको क्रिएट करना है। एनी डाउट? भी ऑन कर दे रहा, ठीक है। फाइल मेरे पास जो है नोट, ठीक है, मैं यहाँ पे फाइल 1 का नाम लिखूंगा। फाइल 1 मैंने क्रिएट की, और फाइल 1 से अब मैं फाइल 2 क्रिएट कर रहा, और अब मैं फाइल 2 से फाइल 3 क्रिएट करने वाला हूँ, और फाइल ओके, फिर यहाँ से फिर आप ऐसे मल्टीपल फाइल, राइट, आपका जो भी नेमिंग करने आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, राइट, जो इसमें ना अभी समझने के लिए फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3, फाइल 4 इस तरीके से दिया हुआ है। आप इस तरीके से फाइल, तो मीन्स आपके पास जितनी भी फाइल्स हैं उन फाइल की मेमोरी लोकेशन सेम है, आई नोट वैल्यू सेम है, राइट। हाँ, ओके हिरेंद्र, इसमें कोई डाउट नहीं है, राइट? ओके, यस आदित्य, आपको आपको कुछ डाउट है जो हम लोगों ने सॉफ्ट लिंक क्रिएट की हुई है, हार्ड लिंक क्रिएट की हुई है, इस दोनों टॉपिक्स पे? नो सर, नो। ओके, ठीक है, ये आपने पहले कर चुका था, पहले किया है? नहीं, ओके, ठीक है, गुड, तो फिर मैं अभी ट्राई करूंगा ना, तो प्रैक्टिकल करूंगा, अगर कुछ डाउट आएगा तो मैं पिंग कर दूंगा। ओके ओके ओके, ठीक है आदित्य, ओके। ठीक है गाइस, तो हमने ये आज देखा हुआ है, ओके, तो राइट, इस तरीके से हम लोग क्रिएट करेंगे। मे बी सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि आई नोड वैल्यू क्या होती है, उसकी इंटेंस क्या है, किस तरीके से सॉफ्ट लिंक हार्ड लिंक क्रिएट करनी है। और किसी को अभी भी कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क, राइट, आप अनम्यूट करके बेसिकली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, नॉट एन इश्यू। ठीक है, यदि सपोज मैं ls, अभी यदि मैं आपको फिर से एक फाइल मेरे पास है लिंक फाइल, और मैं फाइल 3 से मैं एक फाइल 4 यहाँ पर क्रिएट करता हूँ, ओके, और ls-i करूँगा, मेरे पास दोनों की आई नोट लोकेशन सेम है। और गाइस यदि मैं टच से एक दूसरी फाइल क्रिएट करूँ, ओके, मैंने एक माई फाइल नाम की फाइल क्रिएट की, और मैं ls-i इस तरीके से प्लेस करूँ, तो देखिए इसकी आई नोट वैल्यू चेंज हो गई मेरे पास। ओके, यदि मैं उसको कॉपी करके पेस्ट करूँगा तो भी आई नोट वैल्यू चेंज हो जाएगी, जैसे कि मेमोरी लोकेशंस आपकी यूज हो रही है, लेकिन मैंने यहाँ पे जस्ट लिंक क्रिएट की है। ओके, तो इसकी आई नोट वैल्यू और इसकी आई नोट वैल्यू हमारे पास चेंज है। ओके, ये दोनों हमारे पास सेम फाइल है, ये लिंक फाइल है, और ये हमारे पास एक न्यूली क्रिएटेड फाइल है। तो ये बेसिकली सॉफ्ट लिंक और हार्ड लिंक हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है गाइस,